रात के समय शिवांगी महाराज के महल की ओर निकल पड़ी। महाराज का आदेश था कि वे आज साथ में रात्रि भोज करेंगे, इसीलिए वह धीमे धीमे कदमों से महल की ओर बढ़ गई। रात का वातावरण शांत था। महल के ऊंचे गुंबदों पर चांदनी बिखरी हुई थी और चारों ओर जलती मशालों की लौ हवा के साथ हल्के हल्के डोल रही थी। उस शांत वातावरण में शिवांगी के कदमों की आहट तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जैसे ही पहरेदारों ने राजकुमारी को आते देखा, उन्होंने शीघ्रता से उनके लिए रास्ता बनाया और आदर पूर्वक प्रणाम किया। शिवांगी ने हल्के से सिर हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और बिना कुछ कहे डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ गई। डाइनिंग एरिया के दरवाजे पर एक नौकर खड़ा था। राजकुमारी को देखते ही उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। भारी लकड़ी का वह विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और शिवांगी भीतर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि महाराज पहले से ही वहां मौजूद थे और यादव जी के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। कमरे में एक गंभीर वातावरण था। दोनों के चेहरे बता रहे थे कि वे किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। शिवांगी आगे बढ़ी और बड़े ही आदर के साथ सिर झुकाते हुए बोली, महाराज को हमारा प्रणाम। राजकुमारी को देखते ही महाराज का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। इस समय भी वे हमेशा की तरह अपने राजसी वस्त्रों में थे, परंतु शिवांगी ने आरामदायक कपड़े पहने हुए थे। यह देखकर वे कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए। शिवांगी जब भी महाराज से मिलने या उनके साथ भोजन करने आती थी, तो विशेष रूप से सजी धजी होती थी। वह अपने वस्त्रों और आभूषणों पर विशेष ध्यान देती थी, परंतु इस बार ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसने इस मुलाकात को कोई विशेष महत्व ही न दिया हो। महाराज ने अपने विचारों को झटकते हुए शिवांगी को बैठने का इशारा किया। शिवांगी महाराज से थोड़ी दूरी पर रखी कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि महाराज ने उसे अपने बगल की कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। शिवांगी कुछ क्षणों के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए संकोच और आश्चर्य दोनों दिखाई दिए। उसने एक पल विचार किया और फिर बिना कुछ कहे महाराज द्वारा बताई गई कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उनके बैठते ही नौकरों ने शीघ्रता से भोजन परोसना शुरू कर दिया। शिवांगी ने खाने की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसमें अधिकतर चीजें उसकी पसंद को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। उसके प्रिय व्यंजन, उसकी पसंद की मिठाइयाँ और यहाँ तक कि वे विशेष पकवान भी मौजूद थे जिन्हें वह बचपन से पसंद करती थी। फिर भी उसने ऐसा दिखाया मानो उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भोजन परोसे जाने के बाद शिवांगी ने एक नजर महाराज की ओर डाली। जब तक महाराज भोजन प्रारंभ नहीं करते, तब तक कोई भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकता था। महाराज ने यह भांप लिया और शिवांगी को इशारा किया, जिसके बाद शिवांगी ने बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। कुछ क्षणों तक केवल बर्तनों की हल्की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर महाराज ने वार्तालाप की पहल की और बोले, खाना अच्छा बना है ना? आपको पसंद आया? शिवांगी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। यह प्रश्न उसके लिए अप्रत्याशित था। सामान्यतः महाराज भोजन के दौरान इतना व्यक्तिगत प्रश्न नहीं करते थे। उसने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। महाराज ने फिर कहा, हमें अच्छा लगा यह सुनकर कि आपको भोजन पसंद आया। हमने विशेष रूप से इसे आपकी पसंद के अनुसार तैयार करने का आदेश दिया था। यह सुनकर शिवांगी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अचानक महाराज को क्या हो गया? वे पहले तो कभी ऐसे नहीं थे। यह बदलाव क्यों? वह अपने मन में यही सोच रही थी कि तभी उसने देखा महाराज उसकी प्रतिक्रिया पाने के लिए उसकी ओर देख रहे थे। शिवांगी ने हल्की मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा, महाराज, रात्रि भोज के लिए आपका धन्यवाद। हमें भोजन बहुत पसंद आया। हमें नहीं लगा था कि महाराज के पास इतना समय होगा कि वे हमारी पसंद पर ध्यान देंगे। फिर भी आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद महाराज। यह कहकर उसने हल्के से सिर झुका लिया। शिवांगी द्वारा बार बार महाराज कहने और उसके अत्यधिक औपचारिक व्यवहार को देखकर महाराज ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब हम कार्यालय में नहीं हैं और न ही किसी सभा में, तो आप हमें महाराज क्यों कह रही हैं? शिवांगी यह सुनकर थोड़ा चौंक गई।
फिर भी उसने अपने स्वर को शांत और ठंडा रखते हुए कहा, महाराज को महाराज कहकर ही संबोधित किया जाता है ना? यह कहकर उसने यादव जी की ओर देखा। यादव जी स्थिति को समझ नहीं पाए और चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने नजरें झुका लीं, मानो इस वार्तालाप में हस्तक्षेप करना उचित न हो। शिवांगी की बात सुनकर महाराज समझ गए कि यह बदलाव इतनी जल्दी नहीं होगा, उसे समय की आवश्यकता होगी। उन्होंने शिवांगी से इस विषय पर और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, आपको हमसे कुछ पूछना है? कोई ऐसी बात जो आपको हमें बतानी हो? महाराज आज कुछ अधिक ही बातूनी हो रहे थे। यह देखकर शिवांगी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि महाराज आमतौर पर बहुत कम बोलते थे, मुश्किल से ही एक साथ 10 शब्द कहते, लेकिन आज वे इतने अधिक बात कर रहे थे। शिवांगी ने महाराज की ओर देखा और सीधा प्रश्न किया, इस बार हमारे जन्मदिन की इतनी बड़ी तैयारी क्यों की जा रही है? यह सुनकर महाराज के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वे बोले, क्योंकि हमें आपके लिए करना था। शिवांगी ने फिर कहा, हमें ज्यादा भव्य तरीके से हमारा जन्मदिन नहीं मनाना। हमें पता है हमारे जन्मदिन पर ही हमारी माँ की मृत्यु हुई थी और हम अकेले हो गए थे, इसीलिए हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा जश्न हो। जैसे ही शिवांगी ने सरस्वती का उल्लेख किया, महाराज एक तक उसे देखने लगे। उनकी आंखों में अचानक एक गहरी भावना उभर आई, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उनकी मृत्यु का और आपके जन्म का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए खुद को इस तरह किसी और चीज के लिए जिम्मेदार मत समझिए। यह सुनकर शिवांगी अपने विचारों में खो गई, मानो कोई पुराना घाव फिर से ताजा हो गया हो। अनजाने में ही उसके होंठों से निकला, ऐसा नहीं है महाराज, अगर उस दिन माँ ने हमें जन्म न दिया होता तो वह खुद को बचा सकती थीं, किंतु हमारी वजह से वह कमजोर हो गई और उनकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई थी, इसलिए वह अपनी रक्षा तक करने में समर्थ नहीं थी और यही कारण था कि उनकी मृत्यु हुई। इसका सबसे बड़ा कारण केवल हम ही हैं। उसकी आवाज धीमी होती चली गई, मानो वह स्वयं से ही यह स्वीकारोक्ति कर रही हो। उसकी आंखों में वर्षों से दबा हुआ अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बातें सुनकर महाराज स्तब्ध रह गए। क्षण भर के लिए उनके चेहरे के सभी भाव गायब हो गए। फिर उनकी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने भारी और क्रोधित स्वर में कहा, आपको यह सब किसने कहा? उनकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। किसकी हिम्मत हुई हमारी बेटी को ऐसी बातें कहने का दुस्साहस करने की? महाराज अपनी कुर्सी से लगभग उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध दिखाई दे रहा था। हमें उसका नाम बताइए शिवांगी। महाराज की गुस्से से भरी आवाज सुनकर शिवांगी अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आ गई। उसके कानों में अब भी उनके शब्द गूंज रहे थे, हमारी बेटी शिवांगी। उसका हृदय अनायास ही तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। महाराज का यह व्यवहार, उनका यह अपनापन, उनका यह क्रोध, क्या यह सब केवल एक पिता की चिंता थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा था जो वर्षों से अंधकार में दबा हुआ था? आखिर महाराज का यह बदला हुआ व्यवहार क्या किसी बड़े राज्य की ओर इशारा कर रहा है? क्या शिवांगी की मां की मृत्यु के पीछे कोई गहरी साजिश थी? शिवांगी को ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सब कुछ पहले से तय किया जा चुका था? जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर।